नमस्कार, कोरोना से जुड़े इस खास शो अफवाह बनाम हकीकत में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। कोरोना महामारी की शुरुआत में ही हवा में कोरोना संक्रमण फैलने की बात कही जा रही थी, लेकिन सवाल अनसुलझा था कि कोरोना वायरस के एक बार संपर्क में आने के बाद कितनी देर तक अपना प्रभाव वो दिखा सकता है। लेकिन ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी की स्टडी में ये दावा किया गया है कि हवा के संपर्क में आने के 20 मिनट में वायरस कमजोर हो जाता है, अपनी ताकत खो देता है। ये स्टडी मेड आर्काइव में छपी है। आपको बता दें कि इसका पीयर रिव्यू होना अभी बाकी है। प्रोफेसर जोनाथन रीड स्टडी के प्रमुख सदस्य हैं और मरीज के सांस से निकलने के बाद वायरस 5 मिनट तक एक्टिव रहता है, ये उसमें कहा गया है। और स्टडी में यह भी कहा गया है कि बंद जगहों पर तेजी से संक्रमण का खतरा रहता है और 5 मिनट में कई लोगों को भी संक्रमित कर सकता है ये वायरस। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अनीता रमेश चंद्रा हैं, क्लिनिकल ट्रायल विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर जीसी खिलनानी हैं, चेयरमैन हैं PSRI इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी के। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर अनीता, ये जो स्टडी सामने आई है, इसमें ये जो बात कही गई है कि 20 मिनट में वायरस जो है हवा में संपर्क में आने के बाद ये कमजोर हो जाता है, इसे किस तरह से समझा जाए और ये किस तरह के संकेत हैं? कैसे है कि वायरस हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर रहते हैं। जब ये वायरस हम खांसी से लंग्स के बाहर आ जाते हैं, जैसे हमारे गला नाक मुंह के पास आ जाते हैं, उसके बाद बाहर आ जाते हैं। शरीर के अंदर लंग्स के अंदर हमारे पास pH जैसे वो एसिडिटी बोलते हैं ठीक रहता है। उसके साथ साथ हमारा लंग्स का हवा में कार्बन डाइऑक्साइड भी है। जब वायरस लंग्स छोड़ करके खांसी में स्नीजिंग में बाहर आ गया, उनका pH भी बढ़ते रहते हैं और वो ड्राई हो जाते हैं, बिकॉज उतना उनका कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता। सो ये वायरस जब बाहर निकलते हैं वो इनइफेक्टिव हो जाते हैं। आपने जो स्टडीज के बारे में बताए हैं, हम भी पढ़े हैं वो स्टडीज को, एंड काफी भी रिसर्च चल रहा है कितना इन्फेक्टिविटी है। देखा जाता है 5 मिनट के अंदर ये वायरस, जब हम लोग स्नीजिंग एंड कॉफिंग कर रहे हैं, आने के बाद वो इनइफेक्टिव हो जाता है और 20 मिनट के बाद वो एकदम कंप्लीट इनइफेक्टिव हो जाता है। सो इसी का क्या मतलब है, अगर आप स्नीजिंग और कॉफ किए हो, जो आदमी बगल में बैठे हैं 5 मिनट के अंदर अगर वो वायरस उनके अंदर चले गए हैं, उसी के साथ साथ वो उनका इन्फेक्टिविटी उनके पास ज्यादा है। अगर आप दूसरा टेबल और दूसरा कमरा में भी आदमी है, आप पॉजिटिव है, वो वायरस वहीं तक 20 मिनट के अंदर अगर पहुंच गए तो इन्फेक्ट करेंगे, नहीं तो मोस्टली दे विल नॉट गेट इन्फेक्टेड। So it is highly infected in a short distance, okay, and in a short period of time. ये दो बात है ओमिक्रॉन स्ट्रेन का, बिकॉज इस वायरस इस ओमिक्रॉन स्ट्रेन बहुत ही हाईली इन्फेक्टिव है, और हम लोग बाद में भी आर फैक्टर के बारे में भी बात करेंगे, एंड इट इज द मोस्ट इन्फेक्शियस वायरस दैट द वर्ल्ड हैज सीन। सो इसीलिए काफी स्टडीज चल रहा है, एक नया स्टडीज है, बट हमारे लिए अभी वेट भी करना है दूसरा स्टडीज के लिए, तो प्रूव करने के लिए जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कितना ऑथेंटिक है। आपने भी बताया है कि ये पीयर रिव्यू जर्नल्स में नहीं आए हैं, सो वी हैव टू वेट फॉर पब्लिकेशन इन पीयर रिव्यू जर्नल्स, और काफी और भी स्टडीज भी चाहिए टू डेवलप से दैट दिस इज एन ऑथेंटिकेटेड डेटा। But and today we have to tell the viewers, yes, marks उतना नहीं है, N95 और double layer marks, distance more than 2 meters maintain करना है, नजदीक नहीं आना है, who is positive, who is negative, we don't know, some are asymptomatic also, and please maintain no crowds, so आप इस वायरस से बचने के लिए। जी डॉक्टर खिलानी, यहाँ पर इसमें यह भी कहा गया है कि मरीज की जो सांस है उससे निकलने के बाद, नाक या मुंह से निकलने के बाद 5 मिनट तक ये एक्टिव रहता है, उसके बाद कमजोर पड़ने लग जाता है। इसका मतलब है अगर कोई एसिम्प्टोमेटिक है और अगर वो कहीं खुली जगह में है तो वो संक्रमित करने का जो खतरा है वो थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन अगर वो किसी बंद जगह पर है, चाहे वो रेस्टोरेंट हुआ या वो कोई ऑफिस हुआ, तो ऐसे में खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर 5 मिनट तक ये एक्टिव रहता है तो 5 मिनट में तो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो अदिति, मैं ये कहूंगा कि एक स्टडी को लेकर हमें कोई भी धारणा या कोई डिसीजन बनाना अच्छा नहीं जी। ये एक एक्सपेरिमेंटल स्टडी है, और जो पहले जो हमारी स्टडीज हुई है उसमें हमने पता था कि 3 से 16 घंटे तक वायरस जिंदा रहता है अगर कोई वायरस किसी क्लोज उसमें छोड़ा जाता है। तो मेरे ख्याल से तो कुछ चीजें हमें समझनी चाहिए कि एक तो जो कंटेजियसनेस होती है एक वायरस पे डिपेंड करती है, एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करती है, एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है, एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर पे डिपेंड करती है।
इसलिए एक स्टडी के बेसिस पे जो अभी पीयर रिव्यूड भी नहीं हुई है, उस पे हम अगर ये कहें कि 20 मिनट के बाद वो जगह बिल्कुल फ्री हो जाती है, मैं इसको मानने को बिल्कुल तैयार नहीं हूं, क्योंकि वायरस के कैरेक्टर भी अलग अलग होते हैं। अब हमें ये समझना है कि जो नया जो ओमिक्रॉन वायरस आया है वो कंटेजियसनेस उसकी बहुत ज्यादा है। दूसरा ये हमें पता लगा है कि जो शुरू में हम कहते थे कि भाई आप कपड़े का डबल लेयर मास्क पहनो और ये ड्रॉपलेट मोटा होता है वगैरह वगैरह, वो सब अब खत्म हो गया। अब जो प्रमाण अब जो आ रहा है, जो कपड़े का मास्क है उसकी एफिशिएंसी एट बेस्ट 30 to 60% है। जो 3 लेयर मास्क है उसकी एफिशिएंसी 80% है और N95 की जो एफिशिएंसी है वो 95%। अब इन चीजों को अगर हम मिलाएं, पहले तो ये कि इस स्टडी से ये तो प्रूव होता है ना कि एयरबॉर्न ट्रांसमिशन है जी। आप उसको 20 मिनट माने 15 मिनट माने, उन्होंने कहा कि 20 मिनट के बाद उसकी जो कंटेजियसनेस है या उसकी जो विरुलेंस है वो 10% रह जाती है, तो उसको 10% तो है ना। और दूसरा ये कि जैसे ही एटमॉस्फेयर में चेंज आता है या एयर सर्कुलेशन में चेंज आ जाता है, ये 20 से 25 भी हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये मैसेज ना दें नहीं 20 मिनट बाद। नहीं डॉक्टर खिलनानी, यहाँ पर बात किसी संदेश देने की नहीं है। हर नई स्टडी पर इसलिए भी चर्चा की जानी चाहिए, भले ही अभी वो पीयर रिव्यूड है, इसीलिए हम अपने हर शो में ये मेंशन कर देते हैं। जानकारी भी कई बार बहुत जरूरी होती है कि कई लोग हैं क्योंकि वो गूगल रिसर्च करते हैं और वो अपने हिसाब से चल रहे होते हैं, तो इसलिए जानकारी के लिए आप जैसे विशेषज्ञों को हम लोग बुलाते हैं। यहाँ पर जी डॉक्टर खिलनानी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रही हूँ यहाँ पर कि जिस तरह से अगर आप हमारे देश में फिलहाल ओमिक्रॉन का जिक्र आपने किया, ओमिक्रॉन की अगर बात की जाए तो बहुत तेजी से फैलता है, ये हम सब समझ चुके हैं इस बात को। लेकिन अब पिछले दिनों से अगर देख रहे हैं तो कुछ जगहों पर नंबर्स जो है 24 घंटे में वो कम आते हैं, लेकिन मौतें जो है वो ज्यादा आती है। अगर हम पिछले 24 घंटों का ही देख लें तो कल 314 मौतें हुई थी, लेकिन अब वो आज बढ़कर 380 से ऊपर चली गई है। इसको किस तरह से देखा जाए, क्योंकि पहले कहा जा रहा था और बाद में भी हमने देखा कई लोगों ने कहा कि ये हल्का है, लेकिन फिर WHO ने आकर कहा कि इसे बिल्कुल भी हल्के में ना लिया जाए। जी अदिति, आपने बहुत अच्छी बात कही है। हम देखें कि हम जो है ना वेस्ट को लैग पीरियड का 1 और 2 महीने के बाद फॉलो कर रहे हैं। आज भी अमेरिका में 1800 डेथ्स हो रही है रोज, इंग्लैंड में हो रही है, पोलैंड जैसे देश में 800-900 हो रही है। तो ये जो वायरस जो है अपना समय के साथ, मौसम के साथ और होस्ट की कैरेक्टर के साथ अपना रूप बदलता है, उस हिसाब से वो सीरियसनेस भी उसकी बढ़ती जाती है। मैं अपने अस्पताल की भी बात करूं तो हमारे अस्पताल में भी एडमिशन जो नहीं हो रहे थे अब होना शुरू हो गए हैं और इसका रूप बदल रहा है और उसकी मौत की दर भी बढ़ रही है। तो ये इससे हमें सतर्क होना चाहिए, ये सोच के नहीं जाना चाहिए कि ये कॉमन कोल्ड है, ये कुछ नहीं करेगा। ये कर रहा है और मैं सोचता हूं कि अगर हम इसका प्रॉपर प्रिवेंशन नहीं करेंगे, इससे बचाव के उपाय नहीं करेंगे, तो ये मौत की दर बढ़ती जाएगी। इसलिए जरूरी है कि ट्रांसमिशन को रोका जाए, और ट्रांसमिशन को रोकने के लिए बार बार हमें बोलने की जरूरत नहीं है कि कैसे करते हैं, लेकिन साथ के साथ जो वैक्सीनेशन है जो कि न सिर्फ इन्फेक्शन की दर को कम करता है, लेकिन उससे ज्यादा ये है कि वो सीरियसनेस उसको कम करता है। दूसरा, जो नए ट्रीटमेंट जो आ रहे हैं उसमें चाहे वो आप रेमडेसिविर कहें या मोलनुपिराविर कहें या पैक्सलोविड जो अभी दवाई नहीं आई है, या कॉकटेल एंटीबॉडी, और जो सोटुरमेब जो नई दवाई जो अभी इंडिया में आनी चाहिए जल्दी से जल्दी, इन सबका भी इस्तेमाल करना चाहिए। उससे हमारी जो सीरियस पेशेंट्स की दर कम होगी, हॉस्पिटलाइजेशन कम होंगे और डेथ रेट भी कम होगी। तो सब स्ट्रेटजीज को मिला के ऐसा करना चाहिए। और ये इन्फेक्शन हो रहे हैं, लेकिन इसका एक और भी बड़ा एक फेज है कि जिससे हमें इम्यूनिटी डेवलप होती है। बिल्कुल, डॉक्टर अनीता भी ये बात जी डॉक्टर अनीता, आप भी ये बात लगातार हमारे शो में कहते आई हैं कि वैक्सीनेशन जो है वो सबसे बड़ा हथियार है, और उसके बाद मास्क और उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग। तो अगर इन बातों का भी लोग ध्यान रखेंगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। आप दोनों मेहमान हमारे साथ बने रहिए। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार ये भी जानेंगे कि देश में आर वैल्यू कम हो रही है। क्या ये कहा जा सकता है कि ये महामारी खत्म होने के संकेत है? विशेषज्ञ हमारे साथ बैठे हुए हैं।
दिल्ली मुंबई में कोरोना के मामले घटने के साथ ही आईआईटी मद्रास ने यह दावा किया है कि आर वैल्यू भी कम हो रही है। आईआईटी मद्रास का जो शुरुआती विश्लेषण है उसमें यह बात सामने आई है। भारत में 7 जनवरी से 13 जनवरी के बीच आर वैल्यू जो है वो कम हुई है, 2.2 दर्ज की गई है 7 से 13 जनवरी के बीच। और इस दौरान दिल्ली में 2.5, मुंबई में 1.3 थी आर वैल्यू। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक यही आर वैल्यू जो है वो 2.9 थी, यानी कि करीब 3 तक। आर वैल्यू का नीचे आना महामारी खत्म होने का संकेत समझा जाता है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि आर वैल्यू जो है उसको वो क्या होती है, किसी संक्रमित द्वारा दूसरों को संक्रमित करने की जो क्षमता होती है उसे आर वैल्यू कहा जाता है। अगर एक व्यक्ति 1 को संक्रमित कर सकता है तो वो 1 मानी जाएगी। अगर 100 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं तो वो आर वैल्यू 1 मानी जाएगी। और अगर 100 लोग 80 लोगों को संक्रमित कर सकते हैं तो आर वैल्यू जो है 0.80 मानी जाएगी। तो यहाँ पर हमारे साथ दोनों खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अनीता रमेश चंद्र हैं और डॉक्टर जीसी खिलनानी है। डॉक्टर अनीता, यहाँ पर आर वैल्यू कम होना एक अच्छा संकेत हमेशा माना जाता है। किस तरह से आप इस वक्त देख रही हैं हमारे देश में? सिर्फ ये 7 और 13 जनवरी का ही आंकड़ा अभी हमारे सामने है जो आईआईटी मद्रास ने दिया है, लेकिन ओवरऑल हम अगर महामारी का पैटर्न देखें तो वो आपको किस तरह से नजर आ रहा है अब? ओवरऑल अगर आप महामारी का पैटर्न देखेंगे तो अभी तक लग नहीं रहा है कि इन्फेक्टिविटी कम है कि केसेस कम है। डेली केसेस बढ़ रहा है और मौत भी बढ़ रहा है। हम अदिति एक बात यहाँ पे बोलना चाहते हैं, एक आईसीएमआर का कभी एक गाइडलाइंस है किसको टेस्ट कराना है और किसको नहीं टेस्ट कराना है। एक फर्स्ट एंड सेकेंड वेव से थोड़ा बहुत अलग है। आजकल हम लोग सबको टेस्ट नहीं कराते हैं। अगर जो सिम्टोमेटिक है एंड कॉन्टैक्ट ऑफ सिम्टोमेटिक विद कोमॉर्बिडिटीज को खाली कराते हैं और जो ट्रैवल कर रहा है, यही अभी का गाइडलाइंस है। इन्हीं को आरटीपीसीआर और सम टेस्ट रैट जो रैपिड एंटीजन। सो अभी हमारे पास देश में एज पर द गाइडलाइन टेस्टिंग भी कम हो चुके हैं। सो टेस्टिंग कम हो चुके हैं तो वी आर ऑल्सो नॉट पिकिंग अप मेनी ऑफ द पॉजिटिव। उसके साथ साथ जिनोमिक टेस्टिंग का फैसिलिटी सब जगह में नहीं है। सो वी आर नॉट पिकिंग अप ओमिक्रॉन एट ऑल प्लेसेस। सो इस हिसाब से वैल्यूज थोड़ा बहुत डिफरेंट है इस बार। बट वायरस अभी कम नहीं हुआ, वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, बहुत आदमी हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं। यस, अच्छी बात है, एडमिशंस कम है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कम है, मौत कम है, ये तो एक अच्छा बात है अगर आप ओमिक्रॉन से हैं। बट ये भी याद रखिए डेल्टा भी साथ साथ कुछ पेशेंट्स में भी दिखाई दे रहा है। वी आर नॉट पिकिंग अप, बट यस डेल्टा इज स्टिल देयर, अभी पूरा नहीं गए हैं। सो आर फैक्टर के जब अगर हम आएंगे, आर फैक्टर रिप्रेजेंट्स इफेक्टिव रिप्रोडक्टिव रेट। मीन्स अगर हम इन्फेक्टेड हैं, हम कितना आदमी को इन्फेक्ट कर सकते हैं अगर आई स्नीज एंड आई कॉफ। सो 1 मीन्स हम एक आदमी से 1, 2 मीन्स एक आदमी 2 आदमी को करते हैं। अभी अगर देश का देखिए दिसंबर से जनवरी तक 1 से लेकर के 2, अभी बिहार में भी लास्ट वीक 6 था। So that means it is still infective. So हमारे ख्याल से इन्फेक्टिविटी आर फैक्टर एक ही स्टडीज में दिखाई गया है, थोड़ा डिक्रीजिंग ट्रेंड, बट आई डोंट थिंक सो इट्स एप्लीकेबल फॉर ऑल ओवर इंडिया। यस, एज टाइम पासेस आर फैक्टर, जब लॉकडाउन चलेंगे, रिस्ट्रिक्शन चलेंगे और वैक्सीनेशन बढ़ेंगे, इन्फेक्टिविटी धीरे धीरे कम हो जाएगा। बट आई डोंट थिंक इट इज टू अर्ली टू से दैट हम लोग पैंडेमिक से निकल आ रहे हैं। Actually, we are in the peak of the pandemic because काफी states में अभी तक पीक नहीं आया, पीक आने वाले हैं नेक्स्ट वीक के अंदर। So yes, we are in the middle, but yes, it's a good sign. R factor नीचे आ रहा है and it gives us a yardstick कि हम कहाँ जा रहे हैं। जी, डॉक्टर खिलनानी, आपकी राय भी जानना चाहूंगी। देखिए, जो इन्फेक्शन होता है ना, वो डिटरमाइन करता है वायरस के बिहेवियर से, और होस्ट जो होता है, होस्ट का जो इम्यून स्टेटस होता है उससे डिटरमाइन करते हैं। और तीसरा होता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट तो हम बदल नहीं सकते, जो भी ह्यूमिडिटी वगैरह होती है, जिसका स्टडी में भी बताया गया है, बहुत एलिगेंट स्टडी है, मैंने इसको पढ़ा है। लेकिन हम जिस स्टेज पे है, जो ओमिक्रॉन है, जो शुरू में पता चला, वो सच बात है कि इसकी कंटेजियसनेस बहुत ज्यादा है। लेकिन ये भी प्रमाण आया है कि जो ओमिक्रॉन से जब इन्फेक्शन होता है, चाहे वो सब क्लिनिकल हो या एसिम्प्टोमेटिक हो, जो इम्यूनिटी इससे डेवलप हो रही है वो रोबस्ट होती है। और दूसरा ये भी पता है कि जो एडल्ट्स की बात करें तो 90% से ज्यादा को 1 डोज लग चुका है इंडिया में। बच्चों में भी बहुत स्पीड से चल रहा है। तो नेचुरल इन्फेक्शन और साथ में वैक्सीनेशन को मिला लिया जाए तो जो इम्यूनिटी डेवलप होती है वो सबसे अच्छी और सबसे स्ट्रांग होती है। अगर बहुत बड़ी पॉपुलेशन जब इम्यून हो जाती है बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन या वैक्सीनेशन से, तो ट्रांसमिशन कम हो जाता है। यही हर्ड इम्यूनिटी का प्रिंसिपल भी है। तो मेरा ये विचार है कि 1.5 या 2 महीने के भीतर
मेरे को उम्मीद है कि हम एक एंडेमिसिटी की तरफ पहुंचेंगे। एंडेमिसिटी का मतलब होता है कि कम्युनिटी में एक स्लो रेट पे ट्रांसमिशन शुरू हो जाए, जो कि ऑलमोस्ट फिक्स्ड होता है, जो कि आउटब्रेक का या कैलेमिटी का रूप नहीं लेता है। तो ये एक बहुत अच्छा एक रूप आ रहा है कोविड का। मुझे उम्मीद है कि 2 साल से जिससे हम जूझ रहे हैं जी, उससे हम निजात पाने के करीब जा रहे हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छा लग रहा है डॉक्टर खिलनानी ये बातें सुन के। लेकिन डॉक्टर अनीता रमेश, जिस तरह से आप जिक्र कर रही हैं, अभी टेस्टिंग कम हो रही है। हमारे पास दिल्ली के भी 1 हफ्ते के आंकड़े हैं जिसमें यही जो ICMR की नई गाइडलाइंस आई हैं उसके बाद करीब 32% तक टेस्टिंग जो है वो कम हो गई है। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह हो सकती है फिलहाल जिस तरह से जो मामलों में कमी आ रही है। हाँ, यस, ये भी हो सकता है। दैट मे बी वी आर नॉट पिकिंग अप मेनी पीपल। पहले हम फर्स्ट एंड सेकेंड वेव में सब में कराते थे और आसपास एवरीबडी यूज्ड टू बी टेस्टेड, बट अभी हम लोग नहीं करा रहे हैं। इसका 2 एडवांटेज है। यस, इट डिक्रीजेस द लोड ऑफ द हेल्थ केयर, ओके, बिकॉज ऑफ ओमिक्रॉन वो ज्यादा खतरनाक नहीं है, वो बोलते हैं इसी से। वी कैन नॉट टेक इट अ जनरल स्टेटमेंट। यस, और उसके साथ साथ उनका दोज हु आर एसिम्प्टोमेटिक, जिनके पास कोई कोमॉर्बिडिटी नहीं है, उनका उम्र कम है, तो वो लोग को आजकल हम लोग टेस्ट नहीं कराते हैं। अगर आपको जानना है तो रैपिड टेस्ट करिए, रैट बोलते हैं, रैपिड एंटीजन टेस्ट, वो एक किट है, घर पे भी करा सकते हैं। सो इसी हिसाब से द नंबर्स आर लेस, बट पॉजिटिविटी रेट हाई है। काफी जगह में 16%, 19% है। आर फैक्टर भी 2 के ऊपर काफी जगह में अभी तक है। यस, लोअरिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है जो आपने बताया, एक खुशखबरी है, बट इट्स टू अर्ली। थोड़ा और भी वेट करना है देखने के लिए क्या होगा। बिल्कुल, और जब इतना लंबा वक्त काटा है, करीब 2 साल हम पूरे कर चुके हैं, तो अब और कुछ महीनों के लिए तो ये सावधानियां बढ़ती ही जा सकती हैं। और डॉक्टर खिलनानी, जिस तरह से आप कह रहे हैं लगातार कि लोग खुद अब जागरूक होना चाहिए। जो लोग घर पर टेस्ट कर रहे हैं, अगर वो पॉजिटिव आ रहे हैं तो वो सरकार को जरूर सूचित करें, क्योंकि ये आंकड़े इकट्ठे करना भी बेहद जरूरी होता है। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमसे जुड़ने के लिए और वो महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सावधानियां आपको पता है, मास्क लगाना है, थोड़ी थोड़ी देर में हाथ जरूर धोना है, क्योंकि ये जो ओमिक्रॉन वेरिएंट है ये बहुत तेजी से फैलता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।